So this is 8th lecture of Newton's laws of motion. एक काफी लंबा हम ऑलरेडी मतलब सफर तय कर चुके हैं. ये जो 8th लेक्चर है बड़ा प्यारा सा लेक्चर है. सबसे पहले तो आप मुझे बताना पहले आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. तो आई गेस लास्ट क्लास आप लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा बताओगे अगर याद हो तो. नहीं याद. भाई इतनी पुरानी बात हो गई. एफएसपी, दैट्स गुड माधव. माइक ऑन करके बोलो. स्प्रिंग फोर्स पढ़ी थी हमने. स्प्रिंग फोर्स के अंदर मैंने आपको 2 से 3 वो क्वेश्चंस बताए थे कि जैसे याद हो तो अगर कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो जाए तब क्या करेंगे हम. कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो जाए क्या करेंगे, है ना. तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या करते थे हम, सबसे पहले हम टेंशन को 0 मान लेते थे और एफएसपी रिमेन्स सेम. बिल्कुल अनचेंज या सेम, जो भी आप बोलो. चलो, एक सिचुएशन तो ये हुआ करती थी. और क्या होता था मैम, स्प्रिंग कट कर देते थे मैम, उसमें एफएसपी 0 हो जाता था और टेंशन अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेरी नाइस. जब हम स्प्रिंग कट करते थे तो एफएसपी 0 होता था और टेंशन क्योंकि एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है तो टेंशन क्या करता था, एडजस्ट करता था खुद को. क्योंकि जब भी आप टेंशन की बात करते हो तो मतलब आप स्ट्रिंग की बात करते हो. स्ट्रिंग की बात करते हो तो मतलब 2 मासेस कनेक्टेड होंगे, है ना. और अगर 2 मासेस कनेक्टेड है, एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ मासेस कनेक्टेड है, तो आपको पता है अगर एक्सेलरेशन सेम होता है तो हर तरफ का सेट करके फिर टेंशन का वैल्यू आता है. राइट. ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी ऑब्जर्वेशन भी. आपने कभी सड़कों पे देखा है कि कोई साइकिल चला रहा होता है, उस पर कोई बाइक वाला पैर रख दे, है ना, तो साइकिल भी बाइक की स्पीड से मूव करने लगती है. देखा है सब कभी. यस मैम. है ना, बिल्कुल पेडल भी नहीं मारना पड़ता, वो साइकिल उसी स्पीड से जा रही होती है. तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे. आज का ऑब्जेक्टिव बड़ा प्यारा है. सबसे पहले तो हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो हम स्प्रिंग फोर्स वाले लेक्चर में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, राइट, एंड दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ हम हल्का सा ना, हाँ, सूडो फोर्स भी पढ़ेंगे. हल्का सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे. एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का ना सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन, सबसे ज्यादा बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ये सब कुछ आपको ऑसिलेशन में देखने मिलता है. लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग है इसलिए इसको डिस्कस करना बनता है. तीसरी चीज आज हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स. ऑब्वियसली सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है, व्हाट इट इज, नीड क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है. ये एक तरीके से हमारे लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा या एक बोझ सा बन जाएगा, वट एवर द सिचुएशन वुड बी. तो प्यारा टॉपिक रहेगा. सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के को समझते. देखो, अगर मैं आपको के की फील देना चाहूँ ना तो के की फील ये है कि के किसी भी स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ, किसी भी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ होता है, स्टिफनेस होता है. कोई स्प्रिंग कितना खिंच सकती है, कितने फोर्स लगाने पर. कुछ स्प्रिंग होती है ना जिनको खींचना बहुत मुश्किल होता है, कुछ होती है जो इजीली खिंच जाती है. तो जिनको हमें खींचने में बहुत दम लगता है, दैट मीन्स कि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो के का जो यूनिट है, लेट्स से अगर मैं 10 बोल दूं तो 10 न्यूटन पर मीटर है. 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे 1 मीटर का स्ट्रेच आता है. अगर कोई 100 न्यूटन पर मीटर बोल रहे हैं तो मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब जाके 1 मीटर का वो चेंज शो करेगा, वेदर इट्स इलांगेशन और कंप्रेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, या फिर मैं बोलूं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग को शो करता है. ठीक है. अब अगर बात की जाए, लेट्स से कि यहाँ अपने पास एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है.
ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से फाइंड आउट किया गया कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर मैं इस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये भी L/2 और ये भी L/2, इन दैट सिचुएशन बेटा इसका कांस्टेंट 2k और इसका कांस्टेंट 2k हो जाएगा, पहले k था। अगर आप यहां पर इस स्प्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते, ठीक, तो लेंथ क्या हो जाती, L/3, 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 और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता, ठीक है 3k, 3k। ठीक है ठीक है, अगर यहाँ पे L लेंथ और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर आप सोचो आपके पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको आप n पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक जनरल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपने उसको n पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर दिया, तो लेंथ हो जाएगी L/n, 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 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा n L टाइम्स into ऑफ k। ये सुनो, yes ma'am. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ट्राई करो कि अगर हम एक स्प्रिंग को 1:2 में डिवाइड कर दें तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों पार्ट्स के लिए क्या होगा। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा आंसर आया क्या। हम्म, नहीं आया। अच्छा, आपको फिर ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था। हाँ, मैम एक बार फिर से समझा दीजिए मैम, शायद अच्छे से नहीं आया था। ओके, देखो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसका फील आया। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, आप ये समझो कि ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका L लेंथ और K स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों इक्वल है, L/2 L/2 में डिवाइड किया। तो जब ये L/2 L/2 में जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ यस हाफ मैम, हो गई तो वो बढ़िया डबल है। हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में करा तो लेंथ 1/3 हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने उसको n पार्ट्स में डिवाइड किया तो लेंथ 1/n हो गई तो स्प्रिंग n टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ ओके गया, मैम। है ना। अभी बताओ। यस मैम। मैं बताऊं उसका, 2 मिनट मैम, बस 2 मिनट। ओके।
मैम आप बता दीजिए एक बार। देखो सबसे पहले ना आप ये समझो कि लेंथ को, आप लेंथ ऑफ स्प्रिंग निकालो जो नए नए पार्ट्स की आएगी। अगर मैं पूरे की लेंथ एल कंसीडर करती हूँ तो एक बात मुझे बताओ, जो यहाँ पर आपका फर्स्ट ये वाला पार्ट होगा 1:2 के हिसाब से, क्या ये L/3 नहीं होगा? यस मैम। ये मैम बचा हुआ 2L/3 नहीं होगा? यही तो 1:3 का मतलब हुआ, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर यस ये लेंथ 1/3 हो गई तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट 3 ही नहीं हो जाएगा? ये अगर 2/3 हो गई तो 3/2 नहीं हो जाएगा इसका कांस्टेंट? सिंपल है। ये देखो, लेंथ अगर L/3 हुई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका जितना होता है उसके उल्टे में बढ़ता है ना, ये वाली चीज। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि K इज इक्वल टू C/L। अगर लेंथ पहले L थी, कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो लेंथ जब L/3 हो जाएगी तो बेटा ये 3 ऊपर चला गया ना, 3C/L। C/L इज योर कांस्टेंट K, 3K नहीं हो गया? है कि नहीं? ओके, यस मैम। ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। जैसे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ना? आगे आप और डिवाइसेस का पढ़ोगे, अभी अपने चैप्टर में और मतलब 11th में और 2-3 चीजें और देखोगे। वैसे ही स्प्रिंग का भी कॉम्बिनेशन होता है। आप स्प्रिंग को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे फिक्स सपोर्ट दिखा दिया मैंने। यहाँ पर कोई एक मास रखा है, लेट्स से m। देखो एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब ध्यान से ओके देखो मैम। सीरीज में क्या होता है कि एक किसी एक स्प्रिंग का एंड फिक्स्ड सपोर्ट से और एक स्प्रिंग का एंड किसी मास से कनेक्टेड, और उन दो का सिर्फ एक ही एंड होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखने में कैसा होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर एक मास होगा और यहाँ पर उस स्प्रिंग के दोनों ही एंड्स फिक्स सपोर्ट और मास के बीच में होंगे। कोई भी कॉमन एंड आपको दो स्प्रिंग के बीच नहीं देखने मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, ये पहचान है जानने की कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है और आप बोलोगे कि पैरेलल में देयर इज नो कॉमन पॉइंट। समझ गए ना कॉमन पॉइंट किसे बोला गया है? एक यस मैम। चीज तो ये होगी पहचानने की, ठीक है, और एक एक चीज फिक्स हो जाएगी। सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट और एक मास। बिल्कुल, यहाँ पर फिक्स्ड एंड और कॉमन पॉइंट, और एक स्प्रिंग के लिए होगा कॉमन पॉइंट और मास। ठीक, इस केस में फिक्स सपोर्ट ये दोनों तरफ से ही वो बंद होगा, फिक्स्ड और मास। ठीक है, ये पहचान होगी। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो बढ़िया। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंपल सी मेरी बात समझो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्प्रिंग परेशान करे तो स्ट्रिंग लगा लेना, है ना, जब तक मासलेस की कहानी चल रही है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हैं। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। मैंने इस ब्लॉक M पर फोर्स लगाई F, और इस ब्लॉक को मैंने X क्या करा, डिस्प्लेस किया। बेटा अब जब दोनों स्ट्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो दोनों का अंदर जो चेंज आएगा वो भी अलग होगा। लेंथ भी अलग होगी मैम, चेंज इन लेंथ। बिल्कुल, तो लेट्स से इसमें X
x2 का चेंज आया और इसमें x1 का चेंज आया। अब अगर मैं यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सेटअप बनाऊं तो इक्विवेलेंट सेटअप ये कहता है कि आप एक ऐसी स्प्रिंग लगाओगे जब उससे आप m ब्लॉक को अटैच करोगे, m मास के ब्लॉक को, और उस ब्लॉक पर आप F फोर्स लगाओगे तो वो x ही डिस्प्लेस होगा। यही तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है। बोलो, अभी आएगा स्क्रीन पे, रुक जाओ एक सेकंड। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। हाँ, एक मिनट रुको, एक सेकंड। हाँ, देखो, आपको याद है रेसिस्टेंस में आप क्या करते थे, आपके पास सीरीज में 2 से 3 4 5 ऐसे रेसिस्टर्स होते थे, उनका आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे कि अगर आप इन 5 रेसिस्टर्स को जो सीरीज में कनेक्टेड है इनको हटा दो और उसे एक इक्विवेलेंट को लगा दो तो भी सिचुएशन सेम रहेगी। यस और नो? इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। बेटा वीडियो विजिबल है क्या? यस मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम आ गई। ओके, तो अगर आपको ये चीज दिख रही है, मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे कि आपने मास m पर, जिसको 2 स्प्रिंग ने, एक का कांस्टेंट K1 एक का कांस्टेंट K2, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, आपने मास m पर F फोर्स लगाई और वो m फोर्स जो लगाई, सॉरी m पर आपने जो F फोर्स लगाई उसकी वजह से मास m x डिस्प्लेस हुआ, राइट? यानी कि अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सेटअप लाऊं तो मैं एक ऐसी स्प्रिंग लाऊंगी कि उससे अगर मैं मास m अटैच करूं, उस मास m पर F फोर्स लगाऊं तो वो x ही डिस्प्लेस करे। तो तभी तो वो 2 स्प्रिंग रिप्लेस हुई होंगी उस एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से। यस और नो? ओके, समीक्षा आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे सोच के बताओ, इन 2 स्प्रिंग्स के बीच में कोई मास नहीं आया ना? अगर कोई मास नहीं आया और मैं इसे स्प्रिंग से कंपेयर करके देखूं तो क्या मुझे ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ब्लॉक मास m है, उसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ फोर्स F लगाई जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन बनी होगी जो हर जगह सेम होगी। यस मैम। मैम तो 2 यही, स्ट्रिंग है तो मैम दोनों के लिए अलग अलग टेंशन होनी चाहिए ना। बेटा जब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन तो सेम होगी। मासलेस स्ट्रिंग है, बीच में कोई मास नहीं आया, कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो स्ट्रिंग तो सेम होगी ना। ओके मैम। हाँ, तो अब एक बात बताओ, यानी कि इस वाली स्प्रिंग से फोर्स लगी होगी K1 X1, इस वाली से लगी होगी K2 X2, ठीक है, X1 भी अलग है, X2 भी अलग है, K1 भी अलग है, K2 भी अलग है, बट K1 X1 बराबर K2 X2 होगा, बिकॉज टेंशन इज सपोज टू बी सेम। हमें स्प्रिंग में इमेजिन करने में दिक्कत होती है, इसलिए स्ट्रिंग का हमने सहारा लिया। अगर आप यहां से फोर्स निकालोगे तो यहां से आएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज नथिंग बट x1 प्लस x2, राइट? बेटा यहां से आप x1 का अगर वैल्यू निकालो, x1 x2 और x का, तो हेल्प हो जाएगी ना, हमारे पास एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ पाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से बता देना। आपको अच्छा ये वाली चीज समझ में आई कि K1 X1 इज इक्वल्स टू K2 X2? यस मैम। यस मैम। अगर ये वाली चीज है और यही सब कुछ K इक्विवेलेंट के साथ भी तो हो रहा होगा, तो K इक्विवेलेंट X भी बराबर आ गया। बेटा यही तो स्प्रिंग फोर्स, ये जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है F, उसी की बराबर होंगी। मूवमेंट हो रहा है ना यस ये मैम। फोर्सेस बराबर होंगी। यहां से आप x1 x2 और x का वैल्यू निकाल लो, K1 K2 और K इक्विवेलेंट के टर्म में। तो देखो x का वैल्यू आ जाएगा F अपॉन K इक्विवेलेंट, x1 का आ जाएगा F अपॉन K1, सिमिलरली x2 का आ जाएगा F अपॉन K2। आप F कॉमन ले लीजिए, आपके पास एक्सप्रेशन आएगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ध्यान रखना
ये उस फॉर्मूले के जैसा है जैसे रेसिस्टेंस में आता था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, यस लेकिन ये स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मतलब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट चलता है। अपोजिट। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, आई नो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी। आपको स्प्रिंग करेगी परेशान, तो आप क्या करोगे, आप स्प्रिंग को हटाकर वहां पर एक मास से एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दोगे। एक बात बताओ, ये स्ट्रिंग मूव करेगी, राइट, तो हर जगह यहाँ पे अगर कुछ मास चेंज नहीं करा, मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन सेम आती है ना। तो मैं मान रही हूँ कि K1 भी डिफरेंट है, K2 भी डिफरेंट है, X1 भी डिफरेंट है, X2 भी डिफरेंट है, लेकिन इनका प्रोडक्ट ये बराबर है। ठीक है, यही टेंशन फोर्स इक्विवेलेंट सेटअप में भी है, तो इसीलिए आपने K इक्विवेलेंट इनटू X रखा है। बस आपको कॉन्सेप्ट, जैसे वहां पर हम क्या लगाते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी एलिमेंट्स है, यहाँ पर आपने लगाया है X इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2। जितना स्प्रिंग 1 खींची, जितना स्प्रिंग 2 खींची, मिलकर इक्विवेलेंट वाली स्प्रिंग खींचेगी। X1 प्लस X2। मैम टोटल स्ट्रिंग जो खींची होगी वो X1 प्लस X2 खींची होगी ना। एग्जैक्टली, उसको हमने X को, बस हमने क्या करा, ये सारी फोर्सेस को F के बराबर रखा और यहाँ से वैल्यूज निकाल दी। F तो सभी के लिए कॉमन है। एक बात बताओ, इस वाली स्प्रिंग पर भी F फोर्स लग रही है, इस वाली पे भी F लगेगी, इक्विवेलेंट वाली पर भी F लगेगी, तो ये फोर्सेस बराबर हुई ना, वहां से हमने वैल्यूज निकाल दी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैम ठीक है, अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आइए। एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा हमारे पास सेटअप होता होगा, ये फिक्स सपोर्ट और यहां से ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक ब्लॉक यहाँ पर रख दिया मास M का। अब हम दो स्प्रिंग्स यहाँ पे टाई करेंगे। ठीक है, एक स्प्रिंग ये ऐसे टाई हो गई और एक स्प्रिंग यहाँ टाई हो गई। अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सेटअप बनाऊं तो एक इक्विवेलेंट सेटअप ऐसा होगा कि जहां मुझे दो स्प्रिंग की जरूरत ही ना पड़े। जो काम ये दो स्प्रिंग कर रही होंगी वो काम कौन करेगा? स्ट्रिंग एक स्प्रिंग करेगी। इस तरह से, राइट, ब्लॉक M हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इक्विवेलेंट सेटअप में? नहीं है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है और वो ये है कि बेटा अगर ये वाला ब्लॉक यहाँ पर F फोर्स से खिंचता है, सिमिलरली ये भी खींचेगा F फोर्स से, इसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, यहाँ पर K1 इधर K2। बेटा ध्यान रखना इस बार पैरेलल सेटअप है। अब जितना भी M ब्लॉक को स्ट्रेच करोगे या डिस्प्लेस करोगे, चाहे दबाओ चाहे इसको मतलब इनको कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, दोनों ही सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा। यस मैम। है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है तो क्या सेम नहीं होगा? मैम K कौन क्या? साफ साफ देखो, K1X कैन नॉट बी इक्वल टू K2X। फोर्सेस डिफरेंट होंगी। अगर यहाँ पर F1 फोर्स लग रही है तो यहाँ कुछ F2 लग रही होगी। ऐसे सोचो, अगेन Yes, ma'am. स्प्रिंग आपको परेशान करेगी। आप इसको ऐसे सोचो कि भाई अपने पास ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर मास M है, एक स्ट्रिंग ये रही, एक स्ट्रिंग ये रही, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज है कि नहीं? मैम क्या बोला अभी आपने? मैंने बोला स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, रस्सी चेंज तो टेंशन चेंज। यस मैम। तो F1 और F2 डिफरेंट होगा ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बट F1 F2 डिफरेंट होगा। ये सुनो, और कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नेट फोर्स होगा वो F1 और F2 दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा। अब आप F की जगह रख सकते हो K इक्विवेलेंट इनटू X, यहाँ F1 की जगह रख सकते हो K1X,
F2 की जगह रख सकते हो K2x, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ये वो एक्सप्रेशन है जो लगभग लगभग लग रहा है रेसिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा, लेकिन ध्यान रखना स्प्रिंग के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब आप जब सीरीज और पैरेलल पढ़ोगे तो आप इसमें ये वाली चीज ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे लिए क्या सेम होता है बच्चे? फोर्स सेम होती है, K1 X1, और हम यहाँ पे x x1 प्लस x2 लेते हैं। इन दो कंडीशन से हमारी एक्सप्रेशन आती है। पैरेलल के केस में हम देखते हैं कि भाई यहाँ फोर्स डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब आप ये बातें ध्यान रखोगे, जैसे आप वहां रेसिस्टेंस के केसेस में सीरीज पैरेलल के लिए कुछ याद करते होंगे ना, कि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में ध्यान रखना। कोई दिक्कत? नो मैम। बहुत बढ़िया। अब आप ये वाली एक्सप्रेशंस ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक स्प्रिंग है जिसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में क्या करा है? ब्रेक करा है। दोनों पार्ट्स को हमने पैरेलली ज्वाइंट कर दिया। आप मुझे नया के बताओ क्या होगा? समझ में आया? एक स्प्रिंग है, उसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। आप मुझे बताइए कि पैरेलल में उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा? ये पता है, पेन उठा के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से आंसर कर दो। 4K। बिल्कुल 4K होगा। जब आपने दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि L/2 कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो गया। उन दोनों को आपने पैरेलली लगा दिया, तो K1 प्लस K2 से 2K प्लस 2K 4K आ गया। यस और नो? यस मैम। यस मैम। राइट? ओके, अब बात करते हैं सूडो फोर्स की। स्प्रिंग में इतना ही बहुत है, बस आपको जानना चाहिए था कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में, राइट? अगर वैसा कुछ क्वेश्चन है तो आप डील कर पाओ। बाकी ऑसिलेशन जब पढ़ेंगे ना तब स्प्रिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो अच्छा होगा अगर आप वहां तक उसको ले जा पाओ, वरना रिवाइज तो करा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, और अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फोर्स तक ही कन्फाइन करूं, फ्रिक्शन अलग कर दूं, तो सूडो फोर्स वुड बी द लास्ट टॉपिक। ठीक है? सूडो फोर्स, अगर आप डेफिनेशन वगैरह सर्च करो सूडो वर्ड की, तो इसमें सबसे पहले तो पी साइलेंट है, ठीक है? सूडो होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स फोर्स, फेक फोर्स, है ना? बेसिकली इट्स अ धोखा, एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये फोर्स है तो बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाती है। सोचो, याद करो, मैंने आप लोगों से एक बार बात की थी कि भाई एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। किसी एक इवेंट को अगर आप दो डिफरेंट जगह से ऑब्जर्व करते हो तो उस इवेंट की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है। यस मैम। है ना? आई होप मैंने मैक्स प्लैंक को कोट किया हो। मैक्स प्लैंक एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने बोला था कि इफ यू चेंज द वे टू लुक एट अ थिंग देन दैट थिंग चेंज। अगर आप किसी चीज को देखने के नजरिए को चेंज कर दो तो वो चीज बदल जाती है। तो बिल्कुल सूडो फोर्स का ना एप्लीकेशन ही तभी आएगा। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये ना फील करने की चीज है, फील होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि सूडो फोर्स का जरूरत क्यों पड़ा। एक बात मुझे बताओ, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये रेस्ट में है ना, आपके रिस्पेक्ट में भी, मेरे रिस्पेक्ट में भी। बट अगर कोई से अर्थ के बाहर से देखे तो अर्थ घूमती है तो उसको ये घूमता हुआ दिखेगा, है ना? सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा है, और ध्यान से देखो तो कोई भी गलत नहीं है ना? लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक चैप्टर और एक कॉन्सेप्ट है न्यूटन के लॉ की वजह से, है ना? ये तो इस चैप्टर का पूरा बेस है। अगर आप फील कर पाओ तो आप ये फील कर पाओगे कि जो उसका सेकंड लॉ है, जिसको हम रियल लॉ भी बोलते हैं, वहां पर जब आप ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो
तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, है ना। आप खुद सोचो, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन के अंदर नहीं हो तो आपको ट्रेन के अंदर हर इंसान मूव करता दिखाई देगा, वही ट्रेन के अंदर पहुंच जाओ तो आपको सब रेस्ट में दिखाई देंगे। अगर कोई चीज रेस्ट में है बच्चे, तो आप क्या बोलते हो कि भाई एक्सेलरेशन या तो जीरो है, या तो मतलब जीरो है तभी तो वो चीजें रेस्ट में है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही उनकी, जीरो है तो जीरो ही रहेगी, बोलते हो ना तभी, Yes, ma'am. है कि नहीं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपको वो एक्सेलरेटेड होते दिख रहे हैं क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। तो मतलब सेकंड लॉ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, फर्क पड़ता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। अब कहाँ है का क्या मतलब कहाँ है, लाइक फिजिक्स में इतना एब्सर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते ना लैंग्वेज, तो उस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन्होंने बोला फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि किसी चीज को, किसी इवेंट को ऑब्जर्व करने की जगह, रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है जहां एक्सेलरेशन जीरो हो ऑब्जर्वर का, ठीक है। एक होगा जहां कुछ एक्सेलरेशन हो ऑब्जर्वर का या नॉन जीरो हो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन के लॉज उस फ्रेम में सही होते हैं जहां ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं है। आपने अब तक जो कुछ भी ऑब्जर्व किया वो ग्राउंड से ऑब्जर्व किया। हम अज्यूम करते हैं कि ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, इन फ्रेम्स को क्या बोला जाता है, इनर्शियल फ्रेम, inertial frame of reference. बिल्कुल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को F.O.R से दिखा देते हैं, समझ जाना, ठीक है। अब ये वाली जो जहां नॉन जीरो एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन के लॉज सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में मतलब सही होंगे जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। यहाँ न्यूटन के लॉज बिल्कुल सही है, और यहाँ आप न्यूटन के लॉज एज इट इज तो नहीं लगा सकते, एक जुगाड़ है जिसका नाम सूडो फोर्स है, उसके बाद आप लगा सकते हो, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, एक चीज मैं बता दूं यहीं पर, कि जो अर्थ है वो लगातार घूमती है, बोलते हैं ना अर्थ घूमती रहती है, घूमती रहती है। जो चीज घूम रही है उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Yes, ma'am. भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन आपको पता है, एक सर्कल पे किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन उसकी टेंजेंट बताती है, और हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट होती है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, यानी कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर भी हमने ग्राउंड पे हर चीज को क्या माना था, इनर्शियल फ्रेम वाली चीज, क्योंकि न्यूटन के लॉस तो चल रहे थे। तो आप मानो कि आप ना जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वेलोसिटी जिससे अर्थ घूमती है बहुत छोटी है ना। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। इन रियलिटी अर्थ इज नॉट अ इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंस इट इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। इज दैट ओके? ये स्टेटमेंट किसी को दिक्कत तो नहीं दे रहा? बल्कि एक बार ना मैं सिर्फ डिक्टेट, हाँ मैं एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख लो। आप पहले ये सूडो फोर्स वाला, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब चीजें लिखो। जब ये लिख लो तब मुझे बताना, मैं आपको अर्थ वाला स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, ठीक है। ओके, सुचिता ने लिख लिया, बाकी Yes, बच्चे बताओ, ma'am. लिख लिया? मैं डिक्टेट करूं? ओके, जतिन, माधव, ओमजी, पीयूष, आकांक्षा, ठीक है। एक बार ना सभी थम्स अप दे देना। समीक्षा और सुचिता ने बोल दिया, बाकी आप लोग भी बताओ एक बारी।
ओके अभी माधव लिख रहा है, ठीक है लिख लो। इस बच्चे थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, फिर बताते हैं। जतिन आप बेटा ये वाला लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली चीज, ठीक है, उसके बाद लिख देना जहाँ पे आप मैंने लिखा था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेशन। अच्छा लिख लिया, ठीक है। अब आप लिखो कि अर्थ इज इन एन एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है। मैम उसके बाद तो अर्थ इज एन क्या लिखा था मैंने, क्या बोला था एक बार फिर से बोलना। अर्थ इज इन एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है, but still we consider it, but still we assume क्या मैम? but still we assume that it is an inertial frame of reference, ठीक है। एक्सेलरेटेड है वो, उसके बावजूद भी हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, सिंस इट्स एंगुलर वेलोसिटी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं भूल गई, थोड़ा आगे पीछे देख लेना। अर्थ इज इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, but still we assume that it is an inertial frame of reference since its angular velocity is very small, ठीक। सिंस इट्स एंगुलर वेलोसिटी के बाद मैम is very small। ओके मैम। अब हम फील करते हैं कि अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाए, क्योंकि देखो भाई कार एक्सेलरेट करती है, ट्रेन एक्सेलरेट करती है, एयरप्लेन एक्सेलरेट करता है, तो यूजुअली आसपास तो हमारी चीजें एक्सेलरेट कर रही है ना, हमने अर्थ को तो ही माना है कि जीरो पर है एक्सेलरेशन वाइज, बट बाकी चीजें तो एक्सेलरेट कर रही हैं, तो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम डील करना आना चाहिए। तो अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, थोड़ा और फीलिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं इसको लेकर। एक मिनट रुको भाई, एक सेकंड रुको। एक मिनट, दैट्स वेरी गुड समीक्षा, तुमने इसको टाइप ही कर दिया। अगर किसी का रह गया तो प्लीज वहां से देख लेना, ठीक है। आई गेस स्क्रीन फिर से विजिबल हो गई है। हाँ यस मैम। ठीक है, देखो एक मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, चीज समझो। लेट्स से कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, ओके मैं लिखा नहीं है। अपने पास ये एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे एक मास m हैंग कर रहा है, और लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेशन में है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर हमारे पास है ग्राउंड पे। अब लेट्स से इसका नाम है
राजू फ्रॉम हेराफेरी, ठीक है। अब ये अगर इस ब्लॉक को देखेगा तो इस ब्लॉक पे देख के इसको क्या लगेगा, मैं राजू के हिसाब से पहले ऑब्जर्वेशन लिखती हूँ। देखो राजू के लिए एफबीडी बनेगा मास एम का कुछ इस तरह से, एमजी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन टी अपवर्ड लग रही है, और इसको ये ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। तो क्या ये मुझे लिख के देगा ना कि टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, तो टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, है कि नहीं? बोलो। यस मैम। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो बाबू भैया है, बाबू भैया चश्मा पहनते हैं, यहाँ पे चश्मा लगा देते हैं इनका। तो ये बाबू भैया बैठ गए हैं लिफ्ट में, यानी कि बाबू भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम में है कि नहीं? क्योंकि यही तो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसी में अगर आप जाके बैठे तो खुद को तो आप जीरो मानते हो, राइट? ठीक है। तो एज पर हिज ऑब्जर्वेशन इनको दिखेगा कि एमजी वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, और ब्लॉक है नो एक्सेलरेशन वाली पोजीशन में, क्योंकि इनके लिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो इनके हिसाब से तो टी इज इक्वल्स टू एम जी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? अब आप देख रहे हो एक ही ब्लॉक को होल्ड करने के लिए दो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दी है। एक ने दिया है टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, और एक ने दिया है टी इज इक्वल्स टू एम जी। अगर आप सोचो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती, या तो स्प्रिंग बेसिकली क्या करती है, एक वेइंग मशीन का काम करती है ना, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम आपने सुना होगा। तो ये स्प्रिंग तो फिर मतलब एक जगह तो वेट ज्यादा दिख रहा है, एक जगह कम दिख रहा है किसी एक चीज का, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमने क्या करा, इस ब्लॉक को उठाकर लेके गए लैब में, वहां पर इसका वेट कराया, तो हमने देखा कि वहां पर इसका वेट एम जी प्लस ए आया, यानी कि ये वाली जो राजू ने ऑब्जर्वेशन ली थी वो सही थी, बाबू भैया की ऑब्जर्वेशन है गलत। पर बाबू भैया वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो गया भाई, हमने क्या गलत कर दिया, हमको तो ब्लॉक एम मूव करता नहीं दिख रहा था, उसमें जो जो फोर्सेस थी वो हमने लिख दी थी। तो बाबू भैया ये गलत करके कि वो लिफ्ट में कूद के बैठ गए, वो एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ गए। अगर वो ग्राउंड पे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर क्योंकि वो एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, उन्होंने अपना जीरो मान लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलेगा ना। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज एक्ट नहीं करते। फिर क्या करा ना, इसमें बाबू भैया ने सोचा, वैसे हार मानने वाले नहीं है, आपको पता ही होगा, मूवी देखी होगी आपने, एंड तक उन्हें कितना भगाते हैं बेचारे, गाने में से नहीं जाते वो, तो हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अब इसमें हम कुछ तो करेंगे। इन्होंने कुछ किया, फोर्स लगा, ठीक है, हाँ इन्होंने कुछ जुगाड़ किया, आंसर सही आ गया। फिर बाबू भैया बहुत सारे एक्सीलरेटेड फ्रेम में जा जाकर बैठे, और हर जगह वहां पर कुछ वही सेम सा जुगाड़ किया, और हर बार आंसर आ गया। अब इन्होंने लोगों को बताया कि भाई तुम भी जुगाड़ करो, आंसर सेम आएगा, एंड दैट जुगाड़ इज नथिंग बट द सूडो फोर्स, कि आप सूडो फोर्स को अप्लाई करो। तो आप समझो ये सूडो फोर्स ना, ये हेल्प करेगा आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉस को वैलिड कराने। समझ रहे हो? अभी इसको हम समझते हैं कि होता क्या है, बस इतना अभी फिलहाल आप बस इसकी डेफिनेशन में ये समझ लेना, वी यूज इट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी नॉन इनर्शियल हो गई। अच्छा ओके, तो आप इसको ऐसे कुछ समझो कि आप सूडो फोर्स का यूज कर सकते हो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉस को वैलिडेट कराने के लिए। और इसका ना डायरेक्शन जो होता है सूडो फोर्स का, वो होता है m इंटू ए, और यहाँ आता है माइनस। ये m मास होता है उस चीज का जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच यू आर ऑब्जर्विंग। ठीक बेटा? मैम ये समझ में नहीं आया मैम, सूडो फोर्स। ओके अभी मैं बता दूं, आपको फील होगा भी नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो जुगाड़ है, अभी देखना कैसे। एक्सेलरेशन ये होता है किसका? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर का। अभी मैं बताती हूँ माधव, 1 मिनट रुको बस। देखो ये वो लिफ्ट थी जिसमें एम ब्लॉक लटक रहा था, है ना? बाबू भैया यही थे, उनके चश्मे। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। हाँ, अब देखो, अब अगर बाबू भैया ने जुगाड़ लगाया तो उन्होंने क्या जुगाड़ लगाया था कि इस पे टी टेंशन ऊपर लग रही है, एमजी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब बाबू भैया को पता है कि वो एक ऐसे सिस्टम में है जो मूव कर रहा है और उन्हें उनका एक्सेलरेशन भी लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यस है ना? मैम। यस मैम। तो वो इस पर अपने एक्सेलरेशन से उल्टा फोर्स लगाएंगे। दिस इज सूडो फोर्स। माइनस लिखा था ना मैंने, माइनस, Yes, ma'am. ठीक है? तो जहां पे एक्चुअल में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट लगाओ। डाउनवर्ड है तो अपवर्ड लगाओ, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड लगाओ, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड लगाओ, बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड लगाओ। समझ गए? अब देखो मैम। आपकी रीडिंग क्या सही आएगी। आ गई ना वही वाली? मैम एम जी माइनस होना चाहिए था ना माइनस में क्यों आएगा मैम। भाई? इनके लिए तो अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ये तो अभी भी उसी चीज पर रहेंगे ना कि एक्सेलरेशन 0 है, तो यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगी। वही तो करा इन्होंने, ओके। है यस ना? मैम। अब सोचो अपने पास एक कार हो, अपने पास की बाबू भैया को एज्यूम करते हैं, बाबू भैया के पास एक गाड़ी आई और वो मस्त बैठे हैं गाड़ी के अंदर। भाई साहब इससे सुंदर गाड़ी मैंने जीवन में नहीं बनाई। उनकी गाड़ी में एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक है? अब बाबू भैया की सीट बनाऊंगी ना, वहां पे मेरी सारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। यहाँ बाबू भैया बैठे हैं, ये उनके दो हाथ, और ये वो बैठे हैं, ठीक है? अब नहीं हंसना, हंस रहे हो हंसो मत, ठीक है? हंसो मत। ये बाबू भैया बैठे हैं सीट पर, अब लग रहा है ना सीट पे बैठे हैं। Yes, ma'am. हाँ, थैंक यू। उनका चश्मा चश्मा उल्टा कर दो। हाँ, तो अब अगर इस गाड़ी के सारे शीशे बंद है, सब कुछ बंद है, ठीक है, ये गाड़ी आगे एक्सेलरेट हुई ए एक्सेलरेशन से, तो बाबू भैया के मुंह पे आके पेंडुलम लगा। लग नहीं पा रहा है पर समझ लो उनके मुंह पर ही लगा ये। अब ये परेशान कि भाई ये क्यों हुआ, गाड़ी आगे एक्सीलरेट हुई, पीछे क्यों गया? लेकिन अब बाबू भैया ने बहुत सारे एक्सीलरेटर मोशन में बैठ गए हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। उन्होंने दिमाग लगा लिया कि यहाँ पर क्या काम हुआ होगा, सूडो फोर्स आई होगी। देखो ये जो ब्लॉक पेंडुलम है इसका मास कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा और टेंशन यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक्सीलरेट हुई होगी, जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम बना होगा, तो क्या हुआ होगा इस सिचुएशन में? ये देखो, टेंशन टी एक एंगल पर जा रही है, mg तो डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, यहां पर कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे। देखो थोड़ा यहां बना देती हूँ, टेंशन टी ऐसे जा रहा होगा, दिस इज थीटा, तो बेटा ये भी थीटा हो गया, ये आ गया आपके पास टी साइन थीटा, इधर चला गया टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड चला गया mg। अब एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? बैकवर्ड। समझे? यस मैम। तो ये बाबू भैया का ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने समझ लिया कि हाँ सूडो फोर्स की वजह से ये पीछे गया होगा। क्योंकि कुछ लोग बोल देते अगर खिड़कियां ऑन खुली रहती कि हवा की वजह से पीछे गया है, खिड़की बंद कर लो तभी वो पीछे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स है वहां पे उस इंसान के लिए जो अंदर बैठा है, जो बाहर है उसको तो दिख रहा है कि क्यों हुआ है। इज दैट ओके? बोलो माधव। मैंने बस repeat कर दो sir. हाँ देखो एक बार फिर से बताती हूँ, ये देखो ये पेंडुलम कुछ इस तरह से था, लेकिन जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट हुई पेंडुलम यहां पहुंच गया, ठीक है?
Yes, ma'am. थीटा Yes, ma'am. एंगल पर। अभी हुआ क्यों? तो उसका रीजन ये था कि देखो यहाँ पर एमटी डाउनवर्ड एक्ट करता होगा, टेंशन ऐसे जा रही है, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा, Yes, ये हो ma'am. जाएगा टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा, और यहां गया बेटा सूडो फोर्स एम ए, क्योंकि फॉरवर्ड है ना एक्सीलरेशन, तो बैकवर्ड सूडो फोर्स जाएगा, इस फोर्स की वजह से वो पीछे मूव करती है। ठीक, बाकी अगर आप बाहर हो तो ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि भाई वो आगे एक्सीलरेट हुआ है, रेस्ट में है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगाओगे बैकवर्ड जाएगा, है ना, होती है ना वाली चीजें कि जब गाड़ी, हाँ बोलो माधव। मैम जिस तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा सूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगी। बिल्कुल नेगेटिव एम है, हमेशा Okay, इस बात ma'am. को ध्यान रखो, ये नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Okay, ma'am. एम क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास एक्सेलरेशन होगा वो जो ऑब्जर्वर का होगा। ठीक है, और ये आप कब यूज करते हो, जब आप हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, Okay, ma'am. एक क्वेश्चन करो, वही ट्रॉली है, क्योंकि कार बार बार अच्छी नहीं बनती है, एक्सेलरेशन ए है, मास एम है, थीटा पीछे चला गया, ये थीटा निकालो कितना है। तो सन ग्लासेस नहीं है माधव उसके, बाबू भैया तो चश्मे ही पहनते हैं ना, उनकी आईसाइट वीक है, ये वो वाले चश्मे हैं। जतिन कार आधी नहीं कटी है भाई, यहाँ पे देखो ट्रॉली आ गई है भाई। ठीक है, ट्रॉली में तो इंसान वही काम करेगा। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके मैम। नहीं हुआ, नो मैम। ओके, देखो कोई इशू नहीं, फर्स्ट टाइम है, समझो। जब ये हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, उस पॉइंट पे क्या एंगल हुआ, तो वही सिचुएशन बनाते हैं कि यहाँ पर पेंडुलम आ गया है, ये ओरिजिनल से थीटा आगे है, डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा होगा,
टेंशन टी कुछ ऐसे जा रही होगी, उसके हम कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे टी साइन थीटा और इधर टी कॉस थीटा होगा। सूडो फोर्स इस तरह से लग रही होगी। अगर इक्विलिब्रियम है तो बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर आप देखो तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी आ रहा होगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल देखो तो टी साइन थीटा बराबर एम ए आ रहा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप जब डिवाइड कराओगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देना, तो टेन थीटा आ जाएगा ए बाय जी। देखो यहाँ से थीटा आ गया टेन इनवर्स ए बाय जी, है कि नहीं? मैम मैंने ठीक है। टेन थीटा वाला कांसेप्ट नहीं लगाया, एमजी और एमए तो निकाल दिया था। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं। अब एक चीज और समझो, ये मैंने कैलकुलेशन करी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही यूज करो, क्योंकि भाई यहाँ पर हमको बॉडी वो जो सिस्टम है वो रेस्ट में मिल जाता है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो कभी भी पेंडुलम हमें रेस्ट में नहीं दिखाई देगा। देखो अगर मैं आपको यही कैलकुलेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाऊं, ठीक है, यही कैलकुलेशंस अगर मैं आपको एक सेकंड रुकना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाऊं, एक मिनट, एक सेकंड, ओके, एक बार चेक करो। मैम कई दिनों के बाद ब्लैक स्लाइड देख करके अलग सा लग रहा अच्छा ना, अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो देख लिया है ना, उससे मैंने आपको रीडिंग बता दी, मैंने आपको उसका फायदा भी बता दिया कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करोगे तो आपके लिए बेहतर क्यों होगा, क्योंकि भाई हमारे को वो सिस्टम नॉन जीरो एक्सेलरेशन वाली सिचुएशन में दिख जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो दिख जाएगा उसका, है ना, रेस्ट में मिल जाएगी। बट अगर आप सेम चीज को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, मैं अभी निकाल के बता दे रही हूँ, बट फ्यूचर में कोशिश करना नॉन इनर्शियल से काम चला लो। देखो ये ट्रॉली थी, है ना, ये ट्रॉली ऐसी आगे एक्सिलरेट हो रही थी, यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ था और ये किसी एंगल थीटा पर आ गया, राइट? स्क्रीन फॉल अभी विजिबल हो गई ना आई गेस? यस मैम, ठीक है, अब सोचो आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो गए, ठीक, आपको क्या दिखाई देगा कि भाई ये जो पेंडुलम है यहाँ पर, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक ही टेंशन एक्ट कर रही है जिसके आपने कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। अब ये अगर ऐसा गया है तो क्यों गया है, टी साइन थीटा की वजह से। भाई इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम तुमको दिख रहा है कि टी कॉस थीटा बराबर एम जी है। हॉरिजॉन्टल कैसे देखे, तो हॉरिजॉन्टल में आप देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर, यहाँ पर एफ है टी साइन थीटा और तो कोई फोर्स नहीं है ना एक्स एक्सिस में, इसको आप m इंटू एक्सिलरेशन के बराबर रख दोगे, एक्सिलरेशन a, देखो फिर से आपको वही चीज मिल जाएगी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी, और यहाँ से मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a by g। इज दैट ओके? ये Yes, हो ma'am. गया आपका, बस वही बात को कहने का तरीका बदल गया, ठीक है। बस सूडो फोर्स के फायदे ये है कि हम लोगों को एक्सिलरेशन जीरो मिल जाएगा बस। इज दैट ओके? चले आगे? Yes, ma'am. ठीक है, बस एक सेकंड देखिए। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन फोर्थ है। एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है, स्प्रिंग है, 1.5 केजी का ब्लॉक है, 3 केजी का ब्लॉक है, एटवुड मशीन है, और ये एक्सेलरेशन g by 10 से जा रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, निकालो। प्यारा सा क्वेश्चन है, 2106 अभी हो रहा है, 2109 तक निकाल दो। बेटा समझ में आ रहा है ना सूडो फोर्स, ऐसा तो नहीं बहुत टिपिकल पड़ रहा है?
आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है? लोड नहीं लेना। मैम G10 लेना है। बेटा जी, हाँ जी का वैल्यू 10 ले सकते हो। यहाँ पे एक्सीलरेशन g/10 है। मैं करा दूं? यस मैम। ओके। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट है कि आप इस फ्रेम में ही बैठ जाओ, है ना? यहाँ पर बैठ जाओ बाबू भैया बन के आराम से और सॉल्व कर लो इसको। जब आप यहाँ पर अंदर बैठ जाओगे, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आंसर करेंगे क्वेश्चन का, तो बस आप इस पूरे सिस्टम को आराम से बना लो। वो आपके लिए जो हो रहा है इस सिस्टम में अब एक नॉर्मल अपना पिछला वाला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। यहाँ पर स्प्रिंग है, इधर पुली हो गई, यहाँ पर 1.5 kg का ब्लॉक हो गया और इधर 3 kg का ब्लॉक हो गया, है ना? बस एक बात ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त कि सबसे पहले इस पे सूडो फोर्स लगा दो। बेटा पूरा लिफ्ट g/10 से ऊपर जा रहा था ना, तो यानी कि इस पर यहाँ पर बन जाएगा -G/10 से नीचे आएगा। 1.5 g/10, एक फोर्स ऐसे लगेगी और एक इस पे लगेगी 3g/10। बस ये सूडो फोर्स आपने लगा दी, उसके बाद आप बाकी फोर्सेस नॉर्मली लगा सकते हो। ठीक है, तो सूडो फोर्स मैंने रेड से दिखा दी है, बाकी फोर्सेस अब मैं नॉर्मली बनाती हूँ। यहाँ पे टेंशन T आ रहा होगा, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन T आ रहा होगा, इनको बैलेंस ये कर रहा है, यहाँ पर 2T आ रहा होगा, डाउनवर्ड वेट आ रहा होगा 1.5g और सिमिलरली यहाँ भी डाउनवर्ड वेट आ रहा होगा 3g। तो अगर मैं मास 1.5 kg के लिए बनाऊं तो उसका एफबीडी कैसे बनेगा? T-3g is equals T-1.5g is equals to 1.5g/10। बिल्कुल। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब जब खुद वहां पर है तो आपको क्या दिखेगा कि भाई अब एक्सेलरेशन हमारा कितना हो रहा है? कुछ ए हो रहा होगा क्योंकि ये एटवर्ड मशीन है ना, तो ये ए से डाउनवर्ड जा रहा होगा, ये ए से अपवर्ड आ रहा होगा। ये वाली चीज भी ध्यान रखना। इस बार एटवर्ड मशीन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे ब्लॉक अपने आप एक्सेलरेट होंगे, तो यहाँ आपको दिख जाएगा
जब ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि t माइनस 1.5 इंटू जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं मैं, g का वैल्यू 10 पुट कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। t माइनस 15 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू a। पहला इक्वेशन ये बनता है। दूसरा इक्वेशन 3g के लिए देखना, तो पहले वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, सूडो फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, टेंशन T ऊपर लग रही है, पूरा ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि 30 प्लस 3 माइनस का T इज इक्वल टू 3a। इज दैट ओके? इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देते हो तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐड करें, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, 33, 30 माइनस 15, 15 बचेगा, और 3 माइनस 1.5, 1.5 बचेगा, यानी कि इधर बचेगा अपने पास 16.5 इज इक्वल्स टू 4.58, है ना? एड बोथ इक्वेशंस। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशंस ऐड कर ली, आपके पास ये सिचुएशन आ गई 16.5, 4.5 ये कैंसिल हो गया, 165 by 45 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन A। सॉल्व करिएगा। थ्री से कर देते हैं, है ना? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 9 जा 45, नहीं सॉरी माय बैड, 3 1 जा 3, 1 5 3 5 जा 15। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा? 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, राइट? यहाँ पे बन जाएगा 5 11 और यहाँ पे 3, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा है 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इस वाली वैल्यू को कहीं भी पुट करके टी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको स्प्रिंग बैलेंस निकालना है ना, मतलब स्प्रिंग में कितनी टेंशन आ रही है वो निकालना है, 2t निकालना है आपको। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे 33 ये हो जाएगा 33 माइनस 3 इंटू ए कितना है बेटा? 11/3, 3 से 3 कैंसिल, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, प्लस का 3 माइनस का 3, मैम सही है। सही है। मैम स्प्रिंग जो है उसकी जो टेंशन है वो 220 है। एक मिनट देखो, आई गेस सही आ रहा है ना, 30 प्लस 3 माइनस सही आ रहा है। एक्सेलरेशन, अच्छा ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, उसको भी तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा ना शायद, ये नहीं, सही है 22 न्यूटन, वो हमने डायरेक्शन वाली दे दी। ठीक है, टेंशन आपकी 22 न्यूटन आ गई। अब लेकिन मुझे 22 न्यूटन तो आंसर नहीं करना था, मुझे स्प्रिंग बैलेंस वाला बताना है। तो बेटा आपको पता है ना, वो देखो स्प्रिंग बैलेंस कितना आ रहा था, 2t आ रहा है ना, मैम बोलो। तो 2 इंटू 22 यानी कि 44 न्यूटन आपका आंसर आ गया। कोई आपसे पूछता कि मास कितना है, तो आपको पता है जो भी फोर्स है अपॉन 10 कर दो, यानी कि जी 4.4 kg आ जाएगा। इज दैट ओके? कैसे भी आपको आंसर कर रहे हैं वो आप कर देना उसको, ठीक है? बस लेक्चर यही रखते हैं, वैसे भी टाइम हो गया। बस आप मुझे ये बता दो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है? एक बार रिकैप लेते हैं फिर क्लास बंद कर देंगे। हमने सूडो फोर्स पढ़ी ना, कॉम्बिनेशंस पढ़े। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ा आपने, पैरेलल सीरीज दोनों देखा। सीरीज का क्या था बेटा इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, अगर याद हो पाया हो तो? नहीं याद हुआ? स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। नहीं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल था, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या था? के इक्विवेलेंट की 1 by r k equivalent equals to 1 by k1 1 by k2 और पैरेलल के लिए क्या yes था? k1 plus मैम k2 k equivalent equals to k plus k1 plus k2। गुड। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ लिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि k इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by l या k इज इक्वल टू c by l भी लिख सकते हो, c इज अ कांस्टेंट। सूडो फोर्स के लिए आपने देखा सूडो फोर्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमने फील किया कि सूडो फोर्स का हमें जरूरत क्यों पड़ा, है ना? ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करना। बिल्कुल। हमने एक
पढ़ा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए अब इसका ना बस एक लेक्चर समझ लो, एक लेक्चर और है सूडो फोर्स का, ठीक है? एक लेक्चर लगेगा अपना सूडो फोर्स में, इसी के साथ हम फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।